नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं 90 डिग्री। आज हम जो भारत के आम चुनाव हुए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। आम चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं और एक हिसाब से मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, लेकिन अभी तक कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ के पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जो रिजल्ट है जिसमें कांग्रेस को 100 सीटें और अगर बात करें बीजेपी को तो 240 के करीब, एनडीए 292 के करीब पहुंचा और इंडिया अलायंस 232 पर जाकर रुक गया। तो ये जो सारा समीकरण है अलग, हम राज्यवार भी चर्चा करेंगे कि किस किस्म के जो चुनावी नतीजे थे वो किस किस्म के आए, क्या मुद्दे क्या फैक्टर काम कर रहे थे। मेरे साथ सतपाल पहलवान रहेंगे और मेरे साथ प्रवीण मौजूद रहेंगे। प्रवीण 90 डिग्री के संपादक हैं। सतपाल पहलवान हरियाणा की किसान राजनीति के ऊपर एक पकड़ रखते हैं, साथ में जो खाप पंचायतें हैं उनमें भी लगातार सक्रिय रहते हैं। तो शुरुआत सतपाल जी आपसे ही, हरियाणा के चुनाव परिणाम 5-5, बहुत पहले ये बातचीत शुरू की एक सीट शायद कांग्रेस जीत जाएगी दीपेंद्र वाली, फिर 2 सीटों का आने लगा कि शायद सिरसा भी जीत जाए, 3 सीटों का। चुनाव आते आते 10 की 10 सीटें फंस चुकी थी और फिर 5 परिणामों में बदली। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या कारण रहे हरियाणा में कि कांग्रेस 0 से 5 पर पहुंची? मनदीप जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने कारण पूछने की बात करी, प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है और जनता के साथ जब आप बेकायदी करने का काम करोगे तो जनता के पास और तो कोई चारा है नहीं, वो फिर बटन दबा करके उस बात का बदला लेने का काम करती है। तो सेंस ऑफ इनजस्टिसनेस पहला, सेंस ऑफ इनजस्टिसनेस इसको मानो कि जिस जो वायदे भारतीय जनता पार्टी करके सरकार बनाई, चाहे वो केंद्र की सरकार रही चाहे प्रदेश की सरकार रही, वो अपनी जो उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो जारी किए थे उनके ऊपर भी उनको क्रियान्वित करने का काम भी नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले हरियाणा के अंदर सभा की थी रेवाड़ी में और अनेक जन कल्याणकारी घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने कर दी। लोग ये समझ गए कि भाई मोदी जी तो ब्रांड है और मोदी जी ने तो जो घोषणा कर दी हो तो सारी की सारी पूरी होंगी। ना तो मोदी जी ने जो सैनिकों की पेंशन का मामला था वो सबसे पहले रेवाड़ी मान के उठाया था, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की भागीदारी भारतीय सेना में मैक्सिमम और प्रदेशों की निस्बत ज़्यादा है और ख़ास करके हमारे इस उत्तरी दक्षिणी हरियाणा के जो साथी हैं वो तो ज़्यादातर लोग फौज में जाने का काम करते हैं। सबसे पहली घोषणा तो सैनिकों की वो लागू नहीं की गई। दूसरा शब्द ये किया था कि हम हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी देने का काम करेंगे। उस एमएसपी को जब किसानों ने मांगने का काम किया तो एमएसपी ना दे करके 1 साल तक दिल्ली प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान का लाखों किसान बैठा रहा। एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से निकलने का काम नहीं हुआ कि भाई किसान किस बात के लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। बार बार मीटिंग बुला कर को उनको एक मीठी गोली चुसाने का काम प्रधानमंत्री जी ने करवाया। तोमर जी जो कृषि मंत्री थे, कोई फैसला नहीं लिया गया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष नए सृजित किए जाएंगे और युवा साथियों को रोजगार दिए जाएंगे, व्यापारियों के उद्योग धंधे में अच्छी उन्नति कराई जाएगी। तो ना कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो इस 9.5 साल के मनोहर लाल जी खट्टर के शासनकाल में मैं तो ये मान कर चलता हूँ कि इस प्रदेश की जनता जो थी वो राम हवाले थी। ना तो आपने नौकरी की बात पूरी की, नौकरी भी अगर देने की कोशिश की तो नौकरी दे करके एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, जो एमटेक है, जो बीटेक है, वो बेचारा मजबूरी में इसको थोड़ा अगर मैं समेटूं आपकी बात को, तो आप कह रहे हैं कि जो वायदे किए, जो जन कल्याण, तो पहला था सेंस ऑफ इनजस्टिसनेस, दूसरा था जो वायदे जन कल्याण का, तीसरा जो आप सैनिकों की बात कर रहे हैं उसमें अग्निवीर का मुद्दा भी शामिल हम लगा लें तो, और चौथा आप जो रोजगार, जो बेरोजगारी थी, और 5वां जो कानून व्यवस्था। ये 5। प्रवीण, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे हरियाणा के मामले में? देखिए, कई चीज़ें ऐसी भी हुई। अब लोगों को ये लग रहा है कि 5 सीटें हासिल कर ली, जैसे पहलवान जी कह रहे हैं, वो बेहद खुश है। लेकिन अब जो निकल के सामने आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि 5 आपने हासिल कर ली या 5 आपने साथ में गवा भी दी, क्योंकि जो हालात ऐसे थे, 1-2 सीटें हैं कांग्रेस है वो और निकाल सकती थी। लेकिन कई कारण ऐसे भी हुए। मनोहर लाल खट्टर कई बार अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में रहे, चाहे
किसी भी प्रोटेस्ट की बात हो, किसी के लिए न्याय की भी आवाज़ हो, हर बार कुछ ऐसी वीडियो भी मनोहर लाल खट्टर की आती थी जिसमें लोगों को ये लगता था कि ये कुशल नेतृत्व है, शायद मनोहर लाल खट्टर हरियाणा को नहीं दे पा रहे हैं। कई वीडियो हरियाणा में इस संदर्भ में भी आई कि जैसे कोई फरियादी उनके पास जा रहा है, जो फरियादी उनके पास जा रहा है तो उनकी शब्दावली ऐसी होती थी जिसका शायद डेमोक्रेसी में एक उचित है नहीं ठहराया जा सकता। जैसे एक बार एक वीडियो आई थी कि कुछ फरियादी उनके पास गए हुए थे, उन्हें मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे कि आप झूठे हैं और अगली बार आप आ गए तो आपको जेल के अंदर है वो डलवा दिया जाएगा। तो कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है मुख्यमंत्री की इस तरह की चीज़ों को। दूसरी, एक गवर्नमेंट को है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी फैसले उन्होंने ले दिए, हालांकि राजनीति में होता है कि आपने फैसले ले दिए, आप उस पर अड़िग रहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को लोकतंत्र में थोड़ा सा डाउन टू अर्थ या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब चाहे किसी भी मामले में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर ये सरकार आखिर में बिल्कुल सवालों के घेरे में थी, जो फैमिली पेंशन है उसको लेकर ये सरकार है सवालों के घेरे में थी, और जो परिवार पहचान पत्र उस पे असर किया, जो भाजपा का कोर वोट बैंक होता था, जो माइनॉरिटी वर्ग का था, जो ओबीसी का था या अन्य बिरादरियों का था, तो सीधा सीधा उसके ऊपर भी है वो असर किया। और आपको मंदिर मैं ये बताना चाहूँगा कि अब की बार कांग्रेस वाले इतने दबाव में थे कि पूरा हरियाणा लगा हुआ था। ये कहते हुए हमने लोगों को सुना कि रोहतक की सीट अगर वो किसी भी तरीके से निकल के है वो सामने आ जाए, अगर रोहतक के अलावा अगर अन्य सीटों पर भी अगर फोकस किया जा सकता था तो ये परिणाम है और भी ज़्यादा है वो बेहतर हो सकते थे। अब मैं पहलवान जी से भी एक सवाल है, आपके हाथ में मैं माइक दे दूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक रोहतक को लेने के लिए 5 सीटें हैं आपने भाजपा को दे दी, या 2-3 सीटें हैं आपने और भी गंवा दी? प्रवीण जी, ऐसा है, इस बात को आप किसी भी तरफ ले जा सकते हो। कांग्रेस पार्टी चुनाव केवल रोहतक लोकसभा में नहीं लड़ रही थी। रोहतक लोकसभा को इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिट करने का काम कर रही थी क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी कांग्रेस पार्टी की रोहतक के अंदर थी, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि भाई आप रोहतक लोकसभा के चुनाव को पुनः जीत जाओगे तो आगे आने वाली सरकार में आपकी आसानी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रयास किए हैं हरियाणा में। आप ये भी देखो ना, 2-3 सीटें तो मामूली, बिल्कुल मामूली अंतर से हम लूज करें। जैसे अपनी भिवानी वाली अपने पड़ोस की सीट अपने ज़िले के साथ लगती है, केवल मात्र 40,000 वोटों से दान सिंह जी आ रहे हैं। और दूसरी सीट जो अपने कुरुक्षेत्र वाले थे, अपने जो इसमें इंडिया गठबंधन में थे, वो सीट भी शायद 20-22 हज़ार के आसपास कांग्रेस पार्टी आ रही है। तो ये इस चीज़ का आकलन करना, मैं ये मानता हूँ, किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब की बार जनता में जो था ना वो साइलेंट एक करंट था, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के प्रति आश्वस्त थी कि जो साइलेंट वोटर है तो ये आपकी तरफ आएगा, लेकिन उस वोटर ने इनकी आँख खोलने का। आप अपने ज़िले के किसी गांव को ले लो, आपकी मेरी पहले भी इस बात के ऊपर कई बार परिचर्चा रही है कि भाई चुनाव किस तरफ जाएगा। प्रधान जी, आपका एक्सपीरियंस है, और मैंने अनेक बार आपको ये बात कही थी। मैं प्रवीण जी, अब की बार जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जहाँ ले जाना चाह रही वहाँ नहीं जाएगा, जातिगत व्यवस्था पे नहीं जाएगा। और उसका परिणाम ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में आपको देखने को मिला। जिस उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ मानती थी, उस उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी आज नंबर 2 की पार्टी बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। हम उत्तर प्रदेश पर आएंगे प्रधान जी। तो हरियाणा का एक मोटा मोटा आकलन हो गया है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान, और 11 सीटों में 8 कांग्रेस को, 3 उनके अलायंस पार्टनर्स को कह सकते हैं हम, और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देखने को मिला। और जो ये बेल्ट बनती है पूरी 10 सीटें अगर हम मान के चले, एक आदिवासी सीट है डूंगरपुर बांसवाड़ा की, वहाँ से जो आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोहत हैं वो जीते हैं। बाकी तो सारी वही बेल्ट है जो किसान आंदोलन में भी सक्रिय थी, और महिला बेटियों का जब मुद्दा चला तो भी वो सक्रिय दिखी। और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक नारा चलता है किसान मुख्यमंत्री का, या किसान राजनीति वहाँ पर ऐसे माना जाता है कि बहुत पीछे चली गई। चूरू से जो एक हिसाब राहुल की वजह से एक चुनाव अलग मोड़ दिशा लेके गया। अगर आपको ये जो, अगर मान के चलें जो कांग्रेस को जो सफलता मिली है राजस्थान में, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं वहाँ पर ग्राउंड पे था, मैं भी अपना आकलन बताऊंगा। आपके लिहाज से ये जो आप किसान राजनीति को आप नज़दीक से देखते हैं, ये 11 सीटों का फ्लो आप कैसे देखते हैं? मनदीप जी, इस बात को जहाँ आप ले जाना चाह रहे हो, किसी एक कौम से कोई पार्टी नहीं जीतती। किसान एक वर्ग है, और किसान मोस्टली पूरे हिंदुस्तान का जहाँ जहाँ किसान बेल्ट थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का। शहरी क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव करेगी, लेकिन शहर से जैसे ही बाहर निकली
तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को भी कुछ नहीं था और वोट भी मिलने को कुछ नहीं था। जो इशारा आपने राजस्थान का किया, किसान चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, अगर एमएसपी मिलेगी तो वो 36 बिरादरी के भाइयों को मिलेगी। राजस्थान में मैं क्लियर कर दूं कि इसमें मीणा किसान और गुज्जर किसानों की अनदेखी भी थी, और वो एक अगर हम बात करें तो 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें इनकी बहुतायत है। तो कई बार किसान से का भाव कई लोग जाट भी लगा लेते हैं, तो वो एक कन्फ्यूजन रहती है। हाँ नहीं, वो किसान तो किसान है। किसान को एक कम्युनिटी नहीं है, किसान एक वर्ग है जिसके अंदर अनेक जातीय समूह। हमारे यहाँ राजस्थान में तो अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ तो थोड़ी ज़मीन है। अगर राजस्थान में आप जाओगे तो एक हरिजन भाई के पास 100 बीघे ज़मीन है। आप तो बीकानेर, आपकी शादी भी हुई है, बीकानेर एरिया में जाकर नूनकरणसर एरिया में, डूंगरगढ़ में या आप नोखा में, यहाँ अगर जाने का काम करोगे तो हमारे जो दलित भाई हैं उनके पास भी 100 एक बीघे ज़मीन है, बिल्कुल है, बोलते हैं। तो वो भी किसान हैं। वो क्या किसान नहीं है? जो खेती करता है, जो खेती का काम करता है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से है। और मैं तो एक बात मान कर चलता हूँ कि जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। और इस पूरी जमात ने मिल करके हरियाणा प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी को जो झटका देने का काम किया, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये मान कर चल गई थी कि नारा भी पहले दे दिया था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन अब की बार जो चुनाव था ना, वो किसी वर्ग विशेष पर के ना जा करके जो लोगों की मूलभूत जरूरियात थी उनके ऊपर लोगों ने मत देने का काम किया, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, किसी भी स्टेट को आप ले लो। राजस्थान में मेरे को जो कारण दिखते हैं उसमें एक तो जो अलायंस हुआ कांग्रेस का, वहाँ पर वो अलायंस बहुत मजबूत था। अगर मारवाड़ की बात करें, खासकर नागौर की बात करें, तो हनुमान बेनीवाल के साथ उनका अलायंस था। तो कांग्रेस प्लस आरएलपी का जो वोट बैंक था वो एक निर्णायक भूमिका में था। शेखावटी की बात करें तो वहाँ पर सीपीएम का पुराना काम है, किसान सभा 1936 से 1936 से वहाँ पर काम कर रही है। और जो किसान सभा के जो अमराराम थे, किसान नेता वहाँ के, उनको जो सीकर से टिकट दिया गया, उसने चूरू पर भी मदद पहुँचाई और झुंझुनू सीट पर भी मदद पहुंचाई, और हनुमानगढ़ में भी। और ऐसे ही आदिवासी जो पार्टी के साथ, जो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जो अलायंस था, उसने डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट को चुनाव परिणाम में कन्वर्ट किया। ऐसे ही बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में एक अलग किस्म का कॉम्बिनेशन बैठा। वहाँ पर बीजेपी ने कोली समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया था, और कोली समाज की वहाँ पर करीबन 80,000 वोटें हैं। लेकिन कांग्रेस ने जाटव समाज को टिकट दिया, 3.5 से 4 लाख के आसपास वोटें हैं वहाँ पे, 4-4.5 लाख के आसपास जाटों की वोटें हैं, और करीब 2.5 लाख के आसपास मे वोटें हैं, और 1.5 से 2 लाख गुज्जर वोटें हैं। वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जिससे 26 साल की संजना जाटव भी भरतपुर से चुनाव जीती, और जयपुर ग्रामीण से तो बहुत थोड़ी सीटों से अनिल चोपड़ा रह गए। तो एक हिसाब से जो अलायंस राजस्थान में कांग्रेस का रहा वो बहुत शानदार था। दूसरा, वहाँ पर जो किसान आंदोलन का जो प्रभाव था उससे बहुत असर पड़ा। हाँ प्रवीण, मैं अब आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा पंजाब के बारे में। पंजाब में, राजस्थान का मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि बीजेपी में आज चर्चा हो रही है, हरियाणा में तो खास तौर से चर्चा हो रही है भीतरघात की। तो क्या राजस्थान में मनदीप आपने ये महसूस किया कि वसुंधरा राजे को जो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, क्या राजस्थान में आपको कहीं ये महसूस हुआ कि राजे को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के कारण जो राजस्थान में जो सीटों का है नुकसान हुआ है? क्या भीतरघात है, वसुंधरा राजे ने कुछ इस तरीके से करने की कोशिश की? क्या आपने ये महसूस किया? भीतरघात तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि जो वसुंधरा ने एक स्टार प्रचारक है बीजेपी की, वो अपने बेटे की सीट से नहीं निकली बाहर। उन्होंने अपने बेटे के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया, कहीं उन्होंने रैलियां नहीं की, और एक अपना उनका कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, और जो उनके कार्यकर्ता थे, मेन कार्यकर्ता थे, वो सब असक्रिय दिखे। और अगर जो उनके कार्यकर्ता अलग अलग बिरादरियों में अगर हम बात करें तो जाट बिरादरी के थे, या फिर दलित बिरादरी के थे, या फिर मुसलमान बिरादरी के जो कार्यकर्ता थे, उनको तो इवन उन्होंने इशारा किया कांग्रेस की मदद करने के लिए। ये एक था। और वसुंधरा राजे की अमित शाह के साथ ठीक नहीं बनती है, नरेंद्र मोदी के साथ भी ठीक नहीं बनती है, इसी वजह से वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये दिखाया कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं भी यहाँ पर राजस्थान में आपको एक डेंट मारने की कोशिश करूँगी। पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब, राजस्थान में एक सवाल आपने किया था, प्रवीण जी ने बिल्कुल उचित सवाल उठाया। आपने चूरू की सीट का जिक्र किया था। राहुल कसवा जो हैं, उनका परिवार लगातार 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में था, और उसकी टिकट कटवाने का काम हुआ, काटने का हुआ, या किस तरीके से हुआ, लेकिन जनता ने फिर उस चुनाव को अपने हवाले कर लिया, और राहुल कसवा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली।
और जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं राजेंद्र राठौड़, 6 बार लगातार वो मंत्री भी रहे हैं और वो एमएलए भी रहे हैं, काफ़ी उनकी पकड़ भी है। तो उनको जनता ने 2 बार सबक सिखाने का काम किया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति जो है ना, वो जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता के विपरीत अगर आप फैसला लोगे तो फिर जनता आपको आईना दिखाने का काम करेगी। वही काम चूरू हल्के लोकसभा क्षेत्र की जनता ने करने का काम किया। चूरू हॉट सीट थी तो इसलिए उस पर ज़्यादा बातचीत। पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब के बारे में एग्जिट पोल्स ने दिखाया कि वहाँ बीजेपी 4 सीट जीत सकती है। जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो मैं पंजाब के साथियों के बीच में बैठा था, वो बोले कि ये तो हमारे ऊपर कलंक जैसा होगा। और 26% वोट परसेंट दिखाया गया, लेकिन वोट परसेंट 18% रहा और सीट कोई भी कन्वर्ट नहीं हो पाई। पंजाब में एक जो मैं कवर करता हूँ, एक तो जो सेंस ऑफ इनजस्टिसनेस की 97 के बाद जो रिकन्सिलिएशन, जो घाव भरे जाने थे वो नहीं भरे गए, वो तो एक बात है। और जो अन्याय का, चाहे बरगाड़ी कांड हो या फिर फेक एनकाउंटर्स के मामले हों, किसान आंदोलन की जिस किस्म से ट्रीटमेंट हुई, और दूसरा जो सिखों को एक खालिस्तानी बनाकर पेश करने की जो रणनीति थी बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये 3-4 चीज़ें थी जिसकी वजह से बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। आपका कोई इसमें कोई एडिशन? सबसे चौंकाने वाली बात ये रही जिस दिन एग्जिट पोल हैं, जिस दिन मतलब परिणाम आ रहे थे, तो खंडूर साहिब से जो अमृतपाल सिंह हैं वो जीते हैं। तो उस हिसाब से शायद संघियों को ये बात हजम नहीं होगी कि अमृतपाल सिंह है वो खंडूर साहिब से है, वो चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव जीते वो, क्योंकि जो पंजाब के युवाओं को या पंजाब के लोगों को जो दोबारा से उन्होंने खड़ा किया, तो उस पर आरोप लगाए गए कि अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी मूवमेंट को वो दोबारा से है वो शुरू करना चाहते हैं और जेल में फ़िलहाल है, वो बंद हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाला रहा। और किसान आंदोलन के बाद से तो ये यकीनन ये था कि अगर पंजाब से अगर बीजेपी अप होके जाएगी तो शायद पूरी तरीके से ये मान लिया जाता कि किसान आंदोलन का इतना ज़्यादा इफेक्ट है, नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी चौंकाने वाला काम किया। आम आदमी पार्टी उस तरीके से ना तो पंजाब में कर पाए, ना वो दिल्ली में कर पाए। अगर आम आदमी पार्टी भी अगर कुछ परफॉर्म करती तो शायद भाजपा के लिए और बड़ा झटका है वो पंजाब से हो सकता था। लेकिन खंडूर साहिब से जो अमृतपाल सिंह जीते हैं, ये काफ़ी एक मतलब ये बात थी कि पंजाब में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का या जो सिखिज़म की जो चीज़ है वो जड़ें हैं वो अभी मौजूद है। मतलब हाँ, पंथक पॉलिटिक्स देखो, खडूर साहिब ऐसी लोकसभा सीट है कि जो कम्प्लीटली रूरल लोकसभा, जैसे हरियाणा में सिरसा बनती है, वहाँ पर शहरी वोट कोई बड़े मायने नहीं रखती। और खडूर साहिब ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें मालवा, दोआबा और माझा तीनों एरियाज़ की कॉन्स्टिट्यूंसी जाती है विधानसभा, वो इकलौती सीट है। वहाँ से हमेशा पंथक कैंडिडेट ही जीतते रहे हैं जिनका नुक्ता सिक्खी वाला रहता है, क्योंकि रूरल वोट है। और इस वजह से अमृतपाल सिंह को भी, और अमृतपाल सिंह के बारे में यही कहा गया कि उन्होंने थाने का घेराव किया था, जो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी, बनती है एक थाना घेरने की, वो की जा सकती थी। उनके ऊपर एनएसए लगाना, उनको असम की जेल में भेजना, पंजाब की जेल में रखकर भी उनके ऊपर मुकदमा चला। तो जो सेंस ऑफ इनजस्टिसनेस था वो एक मुद्दा था, और नशे का भी एक मुद्दा बना कि अमृतपाल सिंह जिस हिसाब से वेप्टाइजेशन होती है उसको बोलते हैं कि सिक्खी में अमृत छकाना, तो वो जिस हिसाब से नौजवानों को सिक्खी की तरफ मोड़ रहे थे, तो वो 2-3 चीज़ें दिखी जिनको लेकर बात हो रही थी। हम बात करते हैं दिल्ली की। मैं सतपाल जी आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि दिल्ली में जब कैलकुलेशन की जा रही थी, आप तो इंडिया अलायंस के पक्षधर थे, आप लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि 2 सीटें आ जाएंगी, 3 सीटें आ जाएंगी। ऐसा क्या गलत हुआ कि एक भी सीट आप लोगों के खाते में नहीं गई? साथ की साथ बीजेपी और अमित शाह ने हालांकि पहले इशारा कर दिया था जब ये अलायंस हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो वोट परसेंट इतना है, दोनों मिल जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। चांदनी चौक की सीट तो आप लोग कन्फर्म ही मान रहे थे, वो भी नहीं बन पाई। कन्हैया कुमार भी नहीं जीत पाए। ये सारे को जो दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आए उसको आप कैसे देखते हैं? अमित शाह जी ने तो नारा भी दिया था कि एनडीए 400 पार। अमित शाह जी की बात आप उनको कोट ना करो। अमित शाह जी ने तो जब दिल्ली प्रदेश में सरकार थे, तो दिल्ली स्टेट में चुनाव थे, तो उस टाइम भी ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट दिल्ली में बनेगी, लेकिन बनी आम आदमी पार्टी की बनी। दिल्ली की जो राजनीतिक सिचुएशन है वो एक अलग किस्म की है, और इसका मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि जहाँ जहाँ शहरी मतदाता, आप इसका पूरा एनालिसिस करके देखो जो परिणाम आए हैं। लेकिन दिल्ली में तो जाटों ने भी वोट दिए बीजेपी को। दिल्ली के जाटों को कहा जाता है कि वो संघी जाट हैं। दिल्ली के अंदर इतनी मेजोरिटी के अंदर जाट कम्युनिटी नहीं है जितना आप मान के चल रहे हो। केवल आउटर दिल्ली या कुछ हिस्सा कह लो, बाकी तो मोस्टली दिल्ली में सारी 36 बरादरी हैं। तो दिल्ली की जो, और फिर शहर के अंदर जो आदमी आ जाता है ना, वो
मैक्सिमम अपने आप को फिर वो दूसरी तरफ ले जाता है। जो शहरी हरियाणा प्रदेश में आप देख लो, उत्तर प्रदेश में आप देख लो, जहाँ जहाँ शहरी सीट थी वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही, उसके बाहर जहाँ निकली। तो मैं तो ये मान कर चलता हूँ कि दिल्ली की राजनीति अलग किस्म की है। आप एक बात देखो, पहले केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी थी। अब की बार दोनों जगह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, छोटी भी और बड़ी भी, कॉरपोरेशन में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी कहीं नहीं थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें निकालने में कामयाब हुई। तो मैं ये मान कर चलता हूँ अब की बार जो शहरी वोटर का जो मन था वो तो मोस्टली था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आप सारा ठीक रहा, अर्बन वोटर पर फोड़ रहे हैं। प्रवीण, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर? दिल्ली में देखिए, कन्हैया कुमार की हार है, शायद वो पचाने लायक नहीं है, क्योंकि बेहद अच्छा चुनाव है उनका, वो चल रहा था। और मनोज तिवारी की अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी को एज ए मुख्यमंत्री फेस है, वो पिछली बार अमित शाह है उन्होंने दिल्ली में पेश किया था, लेकिन उसके बाद भी वो कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। तो कन्हैया कुमार की जो हार है ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली है। और जैसा कि अभी आप कह रहे, जी बिल्कुल, और जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि जाटों ने भी इवन दैट बीजेपी को वोट किया है, तो ऐसे में प्रवेश वर्मा की जो टिकट है काट दी गई, उसके बावजूद भी जाट साथ है। तो दिल्ली में हमेशा अधिकतर ऐसा ही होता है, जिससे कि केंद्र में सरकार है शायद। मैं प्रवेश वर्मा पर आपसे सवाल लूँ तो कि प्रवेश वर्मा की राजनीति खत्म करने के क्या कारण दिख रहे हैं आपको, कि उनको क्यों हटा के और कमलजीत शेरावत को जिस हिसाब से प्रोजेक्ट किया गया बाद में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रवेश वर्मा एक बेहद साउंड पृष्ठभूमि से आते हैं, साहब सिंह वर्मा के वो बेटे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, अगर उसकी रूरल एरिया में अगर जाके बात की जाए, तो शायद प्रवेश वर्मा से शायद या किसान वोटर हो या गांव का वोटर हो, वो शायद इतना खुश है वो ज़्यादा था नहीं। क्योंकि चाहे आप परफॉर्मेंस के आधार पे लगा लीजिए, चाहे अन्य चीज़ों के आधार पे लगा लीजिए, तो शायद प्रवेश वर्मा की या तो सर्वे के आधार पर देखते हुए वो टिकट काट दी गई है। लेकिन अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली ये बात थी, क्योंकि जब आपको याद होगा कि यूपी में जब विधानसभा का चुनाव था तो प्रवेश वर्मा ही ऐसे थे, और किसान आंदोलन का भी काफ़ी असर था, और पश्चिमी यूपी में जाट बड़ी बड़ी रैलियां हैं वो कर रहे थे, जयंत चौधरी कर रहे थे। तो आपको याद होगा प्रवेश वर्मा के आवास पर ही जाटों को बुलाया गया था, और अमित शाह है वो वहाँ पे मौजूद थे, और गोदी मीडिया का आप हाल जानते हैं, पूरा प्रचार किया गया था कि जाट हैं वो नाराज नहीं है, जाट है उनके साथ हैं। और प्रवेश वर्मा मुख्य सूत्रधार थे उस चीज़ के, संजीव बाल्यान थे जो उनका सहयोग कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रवेश वर्मा की टिकट है वो काट दी गई। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। और ना केवल दिल्ली के जाटों ने बल्कि हरियाणा के जाटों ने भी है वो चुटकी ली थी। काफ़ी मेम्स है वो बने थे कि आप देख लीजिए, बीजेपी वालों का साथ देके और अपने लोगों की नब्ज है वो ना पकड़ के, अपने लोगों की भावनाएं ना पकड़ के, तो बीजेपी में है कि आपको क्या मिला। और ये कई सारी बातें ऐसी हैं, उसी के आधार पर लोग बोलते हैं कि बीजेपी से मिलने वाला कुछ नहीं है, जयंत को भी मिलने वाला कुछ नहीं है। दिल्ली के मामले में जो प्रवेश वर्मा की मेरी रीडिंग थी, प्रवेश वर्मा ने दावे बड़े किए, जब अमित शाह से वो मिलने जाते थे तो दावे बड़े करते थे, और जो ग्राउंड पे चीज़ें थी वो उतनी नहीं होती थी। इस वजह से उनका बड़बोलापन। मैं आपको रोकूंगा इसके बीच में। हाँ, प्रवेश वर्मा को अन्यथा कर दो आप। मेरी निजी व्यक्तिगत सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी पेड़ को इतना बड़ा नहीं होने देना चाहती। अगर वो केंद्रीय नेतृत्व के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनके बगल में आके खड़ा जाए। प्रवेश वर्मा तो चलो, साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, उनके लड़के थे। शिवराज सिंह चौहान का क्या कसूर था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर पूरी जोर पर खड़ा करने का काम किया। कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे ये खतरा था आगे शिवराज सिंह चौहान चौथी बार अगर सीएम बनेंगे तो वो कल ने फिर प्रधानमंत्री के दावेदार भी बन सकते हैं। उसको भी रोकने का काम किया गया। वसुंधरा राजे से अच्छी नेता मैं आज भी नहीं मानता किसी पार्टी में कोई राजस्थान में होगी, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की। उसको हाँ, ये मैं उसके बावजूद क्यों रोका गया? उसके बावजूद भी जबकि गवर्नमेंट बनाने में उनकी अहम भागीदारी थी, और जिस प्रकार से उनका निरादर करके उनके हाथ में एक पर्ची थमा दी गई जैसे म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव हो, तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही है कोई भी मजबूत नेता ऊपर ना आए, बस उसको सीमित तक, एक लेवल तक सीमित रखो, वो अपने पैर पर ना खड़ा हो पाए। मेरी अपनी सोच व्यक्तिगत ये है कि प्रवेश वर्मा
कि कोई छवि खराब नहीं थी। प्रवेश वर्मा पार्टी के बढ़िया अच्छे वर्कर भी रहे हैं और साहब सिंह वर्मा जी बहुत नेक आदमी थे, मुख्यमंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे और शायद श्रम मंत्री भी रहे। तो मेरी अपनी निजी व्यक्तिगत सोच मैं अपनी बता रहा हूँ, ये है कि प्रवेश वर्मा को कहीं ना कहीं झटका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया। थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं, सूबे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा राज्य हैं भारत में और हम छेड़ लिया है इसको सारे को कवर करने का। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई भी सही से कयास नहीं लगा पा रहा था। जो मीडिया पर्सन्स थे जो बहुत ऑब्जेक्टिव होने की बात करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को देख रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी अब की बार 50 पर आ जाएगी, लेकिन जो परिणाम आए उन्होंने बिल्कुल एकदम मामला पलट के रख दिया। वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो संजीव बालियान चुनाव हारे। ऐसे ही बात करें तो कैराना की सीट भी जयंत चौधरी नहीं जितवा पाए और सहारनपुर की सीट नहीं जितवा पाए। अलायंस था हालांकि, और नगीना से चंद्रशेखर ने सबको चौंकाया। वहाँ पर चंद्रशेखर इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे ना, इंडिया अलायंस उनकी मदद कर रहा था। और बात करें तो एनडीए तो खिलाफ था ही और बहुजन समाज पार्टी भी उनके खिलाफ लगातार प्रचार कर रही थी, फिर भी चंद्रशेखर जीत कर आए। जो इतना भयंकर चुनाव रिजल्ट, अगर भयंकर शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट ऐसा होगा और बीजेपी वहाँ पर दूसरे नंबर पर चली गई, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। इसको कैसे देखते हैं जो इंडिया अलायंस को इतनी बड़ी विक्ट्री अगर हम कहें तो? ये तो आप इसको भयंकर मत मानो, ये तो सुनामी थी। कहीं ना कहीं 16 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी ऐसी हैं जो 10,000 के मार्जिन तक सीमित हैं। केवल 10,000 के बीच में लीड है, चाहे 1,000 की हो, 500 की हो, 1,500 की हो, 5,000 की हो, 7,000 की हो। तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि प्रजा जब त्रस्त होती है ना, मनदीप जी, पत्रकार हैं, चाहे विचारक ला लो, चाहे एनालिसिस्ट ला लो, उनके अपने अपने एक अलग मत होते हैं। मैं ना पत्रकार ना मैं एनालिसिस्ट, मैं एक बात मान करके चलता हूँ कि जब जनता त्रस्त होती है तो वो उस बात का बदला अवश्य लेने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी भर्ती निकली, मैक्सिमम पेपर लीक आउट हुए, जितने मतलब ये किसानों के साथ जो आपने देखा, जो वो अपने चुनाव हार के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे टैनी, क्या नाम था उनका, अजय मिश्रा टैनी जी, वो भी एक फैक्टर रहा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो लोग थे वो पूरा एक मुश्त होकर सिर जोड़ करके पूरी तरह से चुनाव के अंदर इस बात को लेकर के आश्वस्त थे अगर अब की बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। वो एक फैक्टर वो था। दूसरा जो कास्टिज्म वाला फैक्टर था, मायावती जी बिल्कुल डेप्थ में चली गई। मायावती का तो एक किस्म तो मानो तो मैं तो ये मानता हूँ जिस किस्म से उनकी 9% वोट आई हैं तो उन्होंने तो खुद अपनी पॉलिटिकल डेथ करने का काम किया है। नहीं तो देश की इतनी बड़ी नेता, पूरे देश में उनका नाम था, वो चुनाव के अंदर निकले नहीं। उनका वो भतीजा निकला था आकाश आनंद, उसको भी बीच में पद से हटा करके बैठाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड तौर पर मैं ये मान कर चलता हूँ कि इतनी जो मदद भारतीय जनता पार्टी को मिल गई कुछ सीटों पे मायावती की वजह से, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ होना था। अच्छा, प्रवीण को ऐड करना चाहेंगे? मेरे दिमाग में दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन पहले आप ऐड कर लीजिए। आपको मालूम होगा कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने भी एक सर्वे है वो निकाल के दिया था, और जिसमें ये कहा जा रहा था 60 से 65, कोई 62 कह रहा था, कोई 63 कह रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने खास तौर से यूपी में अपनी नेतृत्व क्षमता को दोबारा से है वो साबित किया है। एक बार आपको याद होगा कि भट्टा पासोल में बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन है चला था जब यूपीए सरकार होती थी। उस दौरान भी राहुल गांधी इकलौते अपने दम पर 24 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से है वो निकाल के है वो सामने लेके आए थे। लेकिन अब की बार राहुल गांधी ने ये कहा कि जो 400 पार का नारा है, अगर 400 पार हो जाता है तो संविधान में है वो बदलाव है वो हो जाएगा। और संविधान में जो बदलाव की बात होती है तो SC ST और जो माइनॉरिटी वर्ग होता है वो पूरे देश में है वो कहीं ना कहीं इस डर और भय के साए में है वो दिखाई दे रहा था। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जो संजीव बालियान हारे हैं, हरिंदर मलिक हैं वहाँ से जीते हैं, ये वही हरिंदर मलिक हैं जिसको लेकर शायद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में तकरार है वो पैदा हुई थी, क्योंकि जयंत चाहते नहीं थे कि हरिंदर मलिक को टिकट दी जाए, जबकि अखिलेश यादव है वो हरिंदर मलिक पर है वो अड़े थे। लेकिन संजीव बालियान की हार वहाँ पर कुछ ना कुछ दिखती हुई नजर आ रही थी जब संगीत सोम के साथ जो उनकी अंतर्कलह है वो पूरी तरीके से
राजपूत वोट बैंक, वो उनकी हार का है वो कारण रहे। और नगीना से देखिए, नगीना से जो चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं, जैसा कि आपने बताया, बिजनौर का जो एरिया पड़ता है, मायावती को उन्होंने खड़ा किया। चंद्रशेखर आज़ाद साहब, काशीराम की राजनीति है वहाँ से खूब चली। तो जो नगीना वाला क्षेत्र है उसने इंडियन पॉलिटिक्स में बड़े बड़े नाम हैं वो दिए हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद है नगीना से, वो जीत के आए हैं। और कई सीटें ऐसी थी, अगर मायावती, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था अंदर खाते कहीं ना कहीं भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है, अगर मायावती 15, 16, 17 सीटें ऐसी हैं, अगर मायावती अलायंस के साथ में होती तो ये हालात है बीजेपी की बेहद बुरी हो सकती थी। और सुपड़ा साहब भी है, उत्तर प्रदेश से है, वो हो सकता था। जी। तो आपने प्रधान जी ने जो कारण गिनवाए उसमें एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, आपने गिनवाया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक हिसाब से दलित सेक्शन में जो मैसेज था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, तो उसका प्रचार है। और इन्होंने किसानी का भी गिनवाया, जय मिश्रा टैनी का जिक्र किया। एक कारण जो मुझे दिखता है वो आवारा पशुओं का भी था। और प्रधान जी ने भर्ती घोटाले का बात की। अखिलेश यादव इसको बहुत मुख्यता से उठाते थे, जो भर्ती घोटाला बड़ा एक इशू हम उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं। तो एक हिसाब से 5-6 मैं भी इन्हीं कारणों को मानता हूँ कि 5-6 कारण इतने डेडली कॉम्बिनेशन बने कि बीजेपी उसमें फंस गई। और जो जबकि बीजेपी कह रही थी ये राष्ट्रीय चुनाव है, लेकिन आप जैसा बता रहे थे, आवारा पशुओं का हो, बेरोजगारी का हो, लोकल मुद्दे हैं, मतलब चुनाव में इसका इफेक्ट किया है उन्होंने। जी, लोकल मुद्दों पे चुनाव, असल में विपक्ष ने कोशिश की कि लोकल मुद्दों पे। अब तक हम इंडिया अलायंस की सफलता की बात कहीं ना कहीं हमारे 5-6 सूबों में बात हो रही थी, क्योंकि बीजेपी को हर जगह हम नुकसान दिखा रहे थे। लेकिन अब बात ऐसे सूबों की जहां पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं। एक थियरी ये कहा जा रहा है कि उन सूबों में कोई भी अलायंस पार्टनर नहीं था कांग्रेस का, इसलिए वो वहाँ पर हारी। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, ये 5 सूबे ऐसे बिल्कुल सुफड़ा साफ। कोई सीट, एक आध सीट गुजरात में है और उसके अलावा तो कोई सीट दिखी नहीं। इवन मंडी की सीट हिमाचल की कंगना रनौत जीतती हैं। तो इन 5 राज्यों का अगर आपको करना हो, जैसे मेरा मानना ये है कि अगर वहाँ पर एक तो कांग्रेस का किसी क्षेत्रीय दल के साथ अलायंस नहीं था, दूसरा उन इलाकों में कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, इस वजह से कहीं ना कहीं वो सुपड़ा साफ होता दिखा। मध्य प्रदेश, वैसे मध्य प्रदेश में 8-9 दिन था, तो मध्य प्रदेश मुझे लगा कि वो वैसे ही सबसे ज़्यादा हिंदुत्व प्रभावित देश है। वहाँ पर अस्पतालों को भी आरोग्य मंदिर लिखा हुआ था, वहाँ पर अस्पताल नहीं लिखा हुआ था, आरोग्य मंदिर। तो आप लोगों की कोई ऑब्जर्वेशन हो? बस मेन तो ये मान कर चलो आप कि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने उत्तराखंड का नाम लिया और अपना ये हिमाचल का नाम लिया, मध्य प्रदेश का लिया, गुजरात का लिया। गुजरात तो होम स्टेट है प्रधानमंत्री जी की, तो वहाँ तो उन्होंने हिसाब भी कर दिया कि एक आदमी का तो फार्म विड्रॉ कर दिया, वहाँ नपोज बनवाने का काम किया, यूनानी मछली बना दिया। पहली बार मेरे, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई मेंबर पार्लियामेंट यूनानी मछली बनाया होगा। अच्छा, दूसरा मध्य प्रदेश था, मैंने भी उदाहरण दिया था आपको। मध्य प्रदेश के अंदर तो चाहे उमा भारती जी से लेकर के और जितने नेताओं का, आप पुराणों का नाम लोगे तो कभी से मध्य प्रदेश की तो एक विचारधारा ही रही है, गढ़ रहा है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। इवन अटल बिहारी वाजपेयी को 2-3 सीटों से जिताते थे। हाँ, विदिशा से कई बार अटल बिहारी वाजपेयी भी लड़े, सुषमा स्वराज जी भी लड़ी है, कोई चुनाव नहीं आ रहा वहाँ से चुनाव जीतते चले गए। तो वहाँ तो विचारधारा ही हिंदुत्व की थी। हिंदुत्व का कार्ड खेलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बिहार सूबे ने चौंकाया। बिहार के बारे में 17-18 सीटें हम भी बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ 10 सीटें इंडिया अलायंस को मिली। जितना दाव लगाया गया तेजस्वी के ऊपर उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, 4 सीटें ही जीत पाए। लेफ्ट की वापसी दिखी, कांग्रेस भी सम्मानित सीटें पाई, 4 सीटें पाई। इस बिहार के चुनाव का आकलन करना हो कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार दोबारा रेलिवेंट हुए। नीतीश कुमार को तो एक हिसाब से नैरेटिव में ये कहा जाने लगा था खत्म हो गई इनकी राजनीति, अब आगे बैठ जाएंगे, लेकिन आज के टाइम पे किंग मेकर कैसे देखते हैं उसका? बिहार का अगर आप तुलना करोगे ना, एनालिसिस करके देखोगे, तो वहाँ 4 मजबूत स्तंभ एक साथ हो गए थे। सबसे पहले तो नीतीश कुमार, दूसरे भारतीय जनता पार्टी, तीसरे जीतन राम मांझी, चौथा रामनिवास जी के लड़के रामविलास के लड़के चिराग पासवान। तो मेन जो पॉलिटिकल फैक्टर था वो तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के अलायंस में आ चुका था। अब तेजस्वी जी जो थे लेफ्ट, मैं ये मान कर चलता हूँ कि इतना प्रभावी बिहार में नहीं है। हाँ, तेजस्वी का अपना एक मूल्यांकन है, उनकी एक फेस वैल्यू है बिहार में, और तेजस्वी जी अकेले पड़ गए, तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होना था। फिर दूसरा, सरकार उनकी थी। जैसे पिछली बार जो चुनाव हुए थे लोकसभा विधानसभा के,
उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी जी ने आरोप लगाए थे कि भाई हमारी काउंटिंग में कुछ ना कुछ हुआ है। तो चलो अब उस बात को ना भी लेकर चलें, लेकिन मेन जो चार धुरी बिहार प्रदेश की थी वो एक जगह एनडीए में थी और तेजस्वी जी अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे। मैं तो इस बात को उसकी को मानता हूँ, वो 4 सीट तो निकालने का काम उन्होंने किया बीमार होते हुए। सबसे बड़ी पार्टी तो वहाँ पर आरजेडी बनकर उभरी, 22%, 22.5% वोट परसेंट रहा, दूसरे पे बीजेपी है 20% के आसपास है। तो अगर वोटिंग परसेंट से देखेंगे तो आप आरजेडी विनर है। और अभी चुनाव भी होने वाले विधानसभा के, उसमें भी देखेंगे। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहाँ लड़ाई है असली शिवसेना और नकली शिवसेना या एनसीपी की भी बात करें तो वहाँ पे चौंकाया और एक बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। इवन एनसीपी के जो अजीत पवार गुट है उसको तो सिर्फ एक ही सीट मिली है और उद्धव ठाकरे ने अच्छा परफॉर्म किया, 10 सीटें उनके हाथ में रही। लेकिन कांग्रेस की कोई भी 12 से 13 सीटें नहीं कह रहा था, सब 5 से 6 सीटें मान रहे थे। जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसको आप कैसे डिकोड करना चाहेंगे प्रवीण? मेरे को तो ये लगता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे आरएसएस जो बीजेपी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर हमारी शिवसेना एक नेचुरल अलायंस पार्टनर है, इसको आप खराब ना करो, लेकिन अमित शाह ने उसको तोड़ा। उसका गुस्सा मुझे एक रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखा, एनसीपी को तोड़ने का रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखा और वो जो नकली शिवसेना असली शिवसेना वाली लड़ाई थी उसमें बीजेपी पिस गई। अगर देखिए, इसके अलावा अगर आप देखते तो चुनाव से पहले जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो या कांग्रेस हो, महाराष्ट्र अघाड़ी जैसे दल थे जो खासतौर से माइनॉरिटी वोट बैंक उनके पास अच्छा खासा है, तो कुछ अलायंस है वो भी मतलब महाराष्ट्र में है। कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे ने है, इन लोगों ने करने की कोशिश की। और दूसरा देखिए, आप बाला साहब ठाकरे को लेकर आज भी है महाराष्ट्र की जनता है खासा सम्मान उनके दिलों में है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से भाजपा ने शिंदे हैं जो मुख्यमंत्री बने, तो अगर ऐसे अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं मतलब जनता के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो कहीं ना कहीं जनता को इस बात का ये था कि कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है और इस तरीके से साजिश करके है वो सरकार को तोड़ा गया है। तो मतलब उसका तो नतीजा कहीं ना कहीं दिखना था, लेकिन कुछ छोटे छोटे दलों से भी अलायंस किया। इससे पहले आप गुजरात को लेकर पूछ रहे थे, तो मनदीप, गुजरात को लेकर मैं बताना चाहूँगा, एक हार्दिक पटेल है, पाटीदार आंदोलन का एक बड़ा चेहरा होते थे, जिग्नेश मेवाणी होते थे, एक बड़े मतलब दलित चेहरे के तौर पर वो उभरे थे। लेकिन हार्दिक पटेल हो चाहे जिग्नेश मेवाणी हो, जब से भाजपा ने मतलब इन्हें अपनी तरफ किया था ना, तो उसके बाद से शायद गुजरात में शायद विपक्ष है वो इतना मजबूत रहा नहीं। मध्य प्रदेश, अच्छा वो कांग्रेस में ही है, चलिए हाँ, माफ़ी चाहूँगा। तो हार्दिक पटेल को जो उन्होंने जो अपनी साइड मिलाया ना, तो गुजरात तो उसी वक्त ही लगा अंदाजा है वो चला था। लेकिन एक चीज़ आप और नोट करिए, जो एग्जिट पोल में जो 40 लाख करोड़ रुपए वो कहा जा रहा है ना कि राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाया कि डूबा है, आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात में कई गाँव ऐसे हैं जिनके प्रत्येक घर से शायद शेयर है, शेयर मार्केट में उनका कारोबार होता है। तो कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा फ़ायदा है गुजरातियों को है इस एग्जिट पोल का हुआ है। तो अगर इतना फ़ायदा उनको हुआ है तो वहाँ से तो रिजल्ट निकलना ही था। उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे ना, तो गुटबाजी इसका सबसे बड़ा के कारण है। सुक्कू सरकार है वो जाते जाते मतलब गिरते गिरते वो बची है, उपचुनाव हुए हैं उसके बाद वो सरकार है वो बनी है। इतनी अगर गुटबाजी आपस में होगी परिणाम नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में जो बघेल सरकार है, आखिर में ये कहा गया ग्राउंड पे कि जो मिनिस्टर थे ना, अच्छा खासा भ्रष्टाचार हुआ वहाँ पर। और जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो गुटबाजी थी, अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, तो वहाँ तो बिल्कुल ये कयास लगाए ही जा रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी है वो काफ़ी मजबूत है, वो रहेगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र में एक हिसाब से अम्बेडकराइट मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम बाबा साहब वहाँ से आते थे, तो एक दलितों में मैसेजिंग कॉन्स्टिट्यूशन और वो जो नुक्ता था कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का वहीं से चला था। साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में कोशिश कर रही थी बीजेपी घुसने की, और एग्जिट पोल्स ने दिखाया भी, लेकिन खुद अन्नामलाई तमिलनाडु से नहीं जीत पाए जितना एक उम्मीद थी। केरला में कोई बड़ी सफलता नहीं। ऐसे ही हम बात करें तो एक जो कोस्टल रीजन में जिस स्टेट में बीजेपी को एक हिसाब से सफलता मिली वो उड़ीसा था, और उड़ीसा की शायद जो पांडियन वाला दांव था, एक हिसाब से बूढ़े हो चुके हैं नवीन पटनायक। हालांकि नवीन पटनायक की फैन फॉलोइंग आज भी है, लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं, चुनाव प्रचार में भी नहीं गए, और उनका सिर्फ एक वीडियो आया जिसमें वो दोनों शंख लेकर अपना प्रचार कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो उड़ीसा का जो बीजू जनता दल का डूबना, वो कहीं ना कहीं एनडीए या बीजेपी को फायदेमंद रहा। उड़ीसा का ये रिजल्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी, और जिस हिसाब से उन्होंने सीपीएम को और कांग्रेस से को अपने से दूर रखा, वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि वहाँ पर असल में जो अलायंस हो जाता
तो सीपीएम और कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी को चला जाता। और ये अच्छा रहा, उन्होंने अलायंस नहीं किया, इसलिए वो जो इंटैक्ट सीपीएम और कांग्रेस का वोट उन्हीं के पास रहा, बीजेपी को नहीं गया। इसलिए उनका ये परफॉर्मेंस, जो इलेक्शन का परफॉर्मेंस है, ये रहा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मेरे हिसाब से मोटे मोटे सूबे हमने कवर कर लिए हैं, साउथ इंडिया की बात हो चुकी है। ये कहा जा रहा था साउथ से साफ है, नॉर्थ में हाफ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्रबाबू नायडू हैं, वो जगनमोहन रेड्डी हैं, शायद उतना परफॉर्मेंस है अब की बार है कर नहीं पाए। जगन का तो बहुत खिलाफत थी, और जगन का एक तो जो अमरावती कैपिटल सोची थी चंद्रबाबू नायडू ने, जैसे ही 2019 में जगन आते हैं, उन्होंने अमरावती को स्कैम बता के उसको एक बनती हुई स्टेट की नई बनती हुई कैपिटल को एक हिसाब से जंगल में तब्दील कर दिया। और जगन में एक अलग किस्म का, हम कहें कि घमंड था, और उसको पवन कल्याण ने काफ़ी बुनाया। जनसेना पार्टी थी, पवन कल्याण वहाँ के एक्टर, और वो जब बोलते, मतलब उनका चुनाव प्रचार ऐसे होता था, जगन बाय बाय। तो वो जगन के जो एक एटीट्यूड था उसको बाय बाय कर रहे होते थे। और चंद्रबाबू नायडू बेशक इसमें किंग मेकर की भूमिका में आए हैं। और आज के समय में तो ये सरकार ऐसी है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो मन बना लें तो सुबह तक सारा खेल ही पलट जाए और एनडीए की सरकार भी ना रहे। तो ये एक चुनाव की चर्चा थी। आगे हम कोशिश करेंगे एक बार पोर्टफोलियो बढ़ जाए, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पे भी बात होगी कि सरकार आगे किस किस्म से चलेगी और क्या उसकी रूपरेखा हो सकती है, किसको क्या कितना, किसका कद बढ़ाया गया, किसका घटाया गया है। अभी के लिए इतना ही। ये एक हमने एक हिसाब से निष्पक्ष एनालिसिस करने की कोशिश की। आप देखते रहिए 90 डिग्री।